से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वॉलेटाइल। दोस्तों, वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर, जल्दी बदलने वाला, जो चंचल होता है या फिर जो आसानी से भड़कने वाला होता है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वॉलेटाइल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही जल्दी जल्दी बदल जाती है, जो स्टेबल नहीं रहती या फिर जिसमें अचानक बड़े चेंजेस आ सकते हैं, तो उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मीनिंग्स देता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए अगर वॉलेटाइल कहा जाए तो उसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका मूड या फिर इमोशन बहुत ही जल्दी बदलता है, या फिर जो अचानक मतलब कि गुस्सा या फिर इमोशनल हो सकता है। किसी सिचुएशन के लिए अगर इसका यूज़ होता है तो हम अगर वॉलेटाइल बोलते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो उसका मतलब होता है कि ऐसे कोई सिचुएशन जो अनप्रेडिक्टेबल हो या फिर जो अनस्टेबल हो, यानी कि जिसमें स्थिरता नहीं होती, जो सिचुएशन बार बार चेंज होती है या फिर अनप्रेडिक्टेबल होती है, यानी कि जिसे आप जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। इस तरीके की सिचुएशन के लिए हम जो है वो वॉलेटाइल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वॉलेटाइल का जो यूज़ है वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए, साथ ही साथ किसी कंडीशन या फिर सिचुएशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस जो है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो वॉलेटाइल है। एक व्यक्ति का मूड जो है वो मतलब कि बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहा है, कभी गुस्सा आता है, कभी मतलब कि खुश होता है, कभी नाराज़ होता है। तो ये भी है जो है मतलब कि यह है तो वॉलेटाइल है, इंसान के मतलब कि बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में वॉलेटाइल है। या फिर एक पॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी ख़राब हो सकती है, तो वो भी वॉलेटाइल होती है। ठीक है, कुछ केमिकल्स आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो भी वॉलेटाइल होते हैं, वो आसानी से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट कर लेते हैं यानी कि आसानी से बदल बदल लेते हैं अपना रूप, तो उसे भी हम जो है वो वॉलेटाइल कह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि वॉलेटाइल का जो मतलब है वो हमेशा चेंजेबल नहीं होता, क्योंकि चेंजेबल का तो मतलब होता है जो बदल सकता है, जो कभी भी बदल सकता है। ठीक है, लेकिन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो अचानक तेज़ी से अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बदल जाता है, उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मौसम है, मौसम यानी कि जो वेदर है वो बदल सकता है, तो ये क्या है, ये चेंजेबल है। लेकिन मान लीजिए कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक ही दिन में बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए अगर मिल रहा है, तो वो वॉलेटाइल है। ठीक है, क्योंकि उसमें बार बार फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि चेंजेबल क्या होता है और वॉलेटाइल क्या होता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, अनस्टेबल, फिकल या फिर एक्सप्लोसिव। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब होता है जो स्टेबल या फिर बैलेंस नहीं होता। ठीक है, जो स्थिर नहीं होता, एक जगह पर टिका हुआ नहीं होता, उसे हम अनस्टेबल कहते हैं। अनस्टेबल किसी भी तरीके की असमानता या फिर लैक ऑफ स्टेबिलिटी को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि वॉलेटाइल में सडन या फिर अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस का आइडिया ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें आपको समझते हुए चलनी है। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आता है फिकल। फिकल का क्या मतलब होता है, जो बार बार अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स या फिर अपनी डिसीजंस बदलता रहता है, यानी कि जो दल बदलू जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक जगह पर टिका नहीं रह सकता, जो बार बार बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, उसे हम फिकल कहते हैं। ठीक है, फिकल जो है वो ज़्यादातर लोगों के बिहेवियर के लिए या फिर जो मतलब कि चॉइसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जब मान लीजिए कि लोगों का बिहेवियर बार बार बदलता है, लोगों की चॉइसेस बार बार बदलती है, तो उसे हम जो है वो फिकल कह सकते हैं। और हमारा अगला वर्ड आता है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का क्या मतलब होता है, जो अचानक बहुत ही तेज़ी से या मतलब कि रिएक्शन या फिर चेंज दिखाता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव में सडन स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का आइडिया होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने अनस्टेबल, फिकल या फिर एक्सप्लोसिव जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर आए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन मतलब कि तीन वर्ड्स आते हैं, स्टेबल, काम या फिर कंसिस्टेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है जो मजबूत होता है, बैलेंस्ड होता है, बिना किसी बड़े चेंजेस के होता है, एक जगह पर स्थिर रहता है, जैसे उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो उसे हम स्टेबल कहते हैं। ठीक है, स्टेबल चीज़ें कैसी होती है, तो प्रेडिक्टेबल होती है, इनके बारे में हमें पता होता है बेसिकली। तो ये चीज़ आपको जो है वो मतलब कि ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, तो स्टेबल है। अगला हमारा वर्ड आता है काम। काम का क्या मतलब होता है, बहुत ही शांत होना, कंट्रोल्ड होना, उसे हम क्या कहेंगे, काम कहेंगे।
तो काम व्यक्ति या फिर जो सिचुएशन होती है उसमें सडन रिएक्शंस नहीं होते, यानी कि कभी भी कोई चीज़ चेंज नहीं होती है उसमें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। काम का मतलब होता है बहुत ही मतलब कि स्थिर रहना, बहुत ही मतलब कि शांत रहना, तो उसे हम काम कहते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है कंसिस्टेंट। दोस्तों कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो लगातार एक जैसा रहता है और उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता, उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट में क्या होती है, तो रेगुलरिटी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है, जहाँ पर हमने स्टेबल, काम या फिर कंसिस्टेंट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री रिमेन्स वॉलेटाइल। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अभी भी बहुत ही अनस्टेबल या फिर अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, उसमें अचानक प्रॉब्लम्स या फिर बड़े चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर वॉलेटाइल में, वॉलेटाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सडन मतलब कि कोई चेंजेस हो रहे हैं, बल्कि ये इसका मतलब है कि चेंजेस बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं, बिना वार्निंग के हो रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसी वजह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को वॉलेटाइल कहा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वॉलेटाइल यानी होता क्या है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों हमारा अगला वर्ड आता है अभौर। दोस्तों अभौर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, बहुत नापसंद करना, किसी चीज़ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नफरत महसूस करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभौर कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभौर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, चीज़, काम या फिर सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा नफरत या फिर मतलब कि घृणा महसूस करना। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ के प्रति डिसलाइक यानी कि पसंद होना नहीं, बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग होती है आपको, यानी कि कोई चीज़ आपको सिर्फ पसंद नहीं है, ऐसी फीलिंग जो है वो अभौर में नहीं होती, बल्कि किसी चीज़ को आपको देखते ही बहुत ही ज़्यादा नफरत महसूस हो, तो उसे हम अभौर कहते हैं। इसमें अक्सर मॉरल या फिर पर्सनल रीज़न की वजह से जो है वो किसी चीज़ को गलत या फिर अनएक्सेप्टेबल समझने का आइडिया होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभौर का जो यूज़ है वो क्राइम्स के लिए, बैड हैबिट्स के लिए, अनफेयर एक्शंस के लिए, क्रूएल्टी के लिए, या फिर किसी मतलब कि किसी के बिहेवियर के लिए भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको जो है वो क्रूएल्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्रूएल्टी यानी कि क्रूरता बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी इंसान के साथ गलत करना, किसी जानवर को मारना, पीटना, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ऊंची आवाज़ में बातें करना, ये सारी चीज़ें जो है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि क्रूएल्टी जो मतलब होता है उसे क्रूरता कहते हैं। ठीक है, क्रूरता यानी कि कैसी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पर अत्याचार कर रहे हो, कोई मतलब कि बहुत ही बड़ा राजा है, वो अपनी प्रजा पर क्या करता है कि बहुत अत्याचार करता है, उन्हें जो है वो मतलब कि मारता पीटता है, या फिर आप अगर किसी जानवर को मार रहे हो, तो ये हिंसात्मक जो भी चीज़ें होती है उसे हम क्रूएल्टी कहते हैं। ओके, तो जब एक व्यक्ति को क्रूएल्टी पसंद नहीं होती है, यानी कि वो क्या कर रहा है, तो अभौर कर रहा है, नफरत कर रहा है। या फिर लोग जो है वो करप्शन जैसे गलत कामों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, अभौर करते हैं। या फिर कोई इंसान झूठ बोलने की आदत को बहुत ही नफरत करता है, तो ये भी अभौर है। या फिर किसी को अनफेयर ट्रीटमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो ये भी उसे हम क्या कहेंगे कि उसे जो है वो अनफेयर ट्रीटमेंट अभौर मतलब कि अभौर कर रहा है उस चीज़ को वो। लेकिन सिंपल चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अभौर का जो मतलब है वो सिर्फ हेट नहीं होता, क्योंकि हेट का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, लेकिन अभौर का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ही गहरी घृणा या फिर इंटेंस डिसलाइक महसूस करना, अक्सर क्योंकि वो गलत है या फिर अनएक्सेप्टेबल लगती है, इस वजह से। ठीक है, हेट का तो मतलब होता है कोई चीज़ आपको नापसंद है, कोई चीज़ मतलब कि खाने की चीज़ भी हो सकती है, पहनने की भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अभौर जनरली कौन सी चीज़ होती है, जो मॉरली गलत हो। ठीक है, जो सबको पता होती है कि भाई ये चीज़ जो है वो मतलब कि गलत हो रही है, तब अगर आप उस चीज़ को लेकर मतलब कि नफरत मतलब कि फील करते हो, तो तब हम जो है वो मतलब कि क्या करेंगे, हम जो है अभौर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक मूवी पसंद नहीं आई, यानी कि एक मूवी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ये तो भाई ये मेरा डिसलाइक है, ये मेरा हेट है। ठीक है, यानी कि ये मेरा हेटरेड है, ये डिसलाइक है, मुझे पसंद नहीं आई, वो तो मूवी थी, हो सकता है किसी और को पसंद भी आए। लेकिन मान लीजिए कि मैं वायलेंस और क्रुएल्टी को बिल्कुल गलत मानती हूँ और उसकी घृणा करती हूँ, यानी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, मारा-पीटी करे, या फिर मतलब कि क्रूरता दिखाए, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आपको भी ये पता है कि वॉयलेंस गलत होता है, क्रूएल्टी गलत होती है, तो आपकी नज़रों में भी तो ये चीज़ गलत है ना, तो उसे हम अबॉर कहेंगे। जब सब लोग एक चीज़ को मतलब कि नफ़रत करते हैं और आप उससे ज़्यादा नफ़रत करते हो, तो उसे हम अबॉर कह सकते हैं। लेकिन डिसलाइक या फिर जो हेट है, वो तब हम यूज़ करते हैं जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती और बाकियों को पसंद जो है वो हो भी सकती है। तो ये डिफरेंस आपको जो है वो समझते हुए चलना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, डिटेस्ट, डिस्पाइस
या फिर लोथ। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, डिटेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करना। डिटेस्ट किसी भी चीज़ या फिर व्यक्ति के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अभौर में जो है वो अक्सर मॉरल घृणा या फिर किसी चीज़ को गलत समझने का आइडिया जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है किसी को या फिर किसी चीज़ को बहुत ही मतलब कि नीच या फिर बहुत ही गलत समझकर उससे नफरत करना। डिस्पाइस में अक्सर किसी व्यक्ति या फिर एक्शन के प्रति जो है वो मतलब कि तिरस्कार की फीलिंग हमारे अंदर ज़्यादा होती है, कंटेम्प्ट की फीलिंग, यानी कि जो तिरस्कार की भावना जो है वो हमारे अंदर ज़्यादा होती है। जबकि अभौर में इंटेंस हेटरेड या फिर डिसगस्ट की फीलिंग, यानी कि घृणा हमारे अंदर ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है लोथ। लोथ का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करना या फिर उससे नफरत करना। यानी कि तीनों का मीनिंग लगभग सेम ही है, किसी चीज़ से नफरत हो रही है बेसिकली, ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है कि आप कहाँ कहाँ यूज़ करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। लोथ हम पढ़ रहे थे, तो लोथ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज़ को नापसंद करना, तो उसे हम जो है वो लोथ कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं। सबसे पहला वर्ड है लव। लव का मतलब होता है किसी के प्रति गहरा प्रेम होना, किसी के प्रति बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग रखना, प्यार की भावना रखना, तो उसे हम जो है वो लव कहते हैं। लव में अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें होती है। बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, आपको पता है, ठीक है। एडमायर का मतलब क्या होता है, एडमायर का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ की तारीफ करना या फिर उसकी क्वालिटीज़ को पसंद करना। एडमायर में बेसिकली किसी चीज़ की रिस्पेक्ट की जाती है, इज्जत की जाती है, सम्मान दिया जाता है, उसकी अप्रिसिएशन होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है अप्रूव। अप्रूव का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को सही मानना, किसी चीज़ को एक्सेप्टेबल मानना, ठीक है। जहाँ पर हम अभौर में जो है वो किसी चीज़ को मॉरली गलत मानते हैं, वही हम अप्रूव में क्या करते हैं, किसी चीज़ को सही मानते हैं, किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे हम अप्रूव कहेंगे, ठीक है। अप्रूव में किसी एक्शन या फिर आइडिया को जो है वो सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे एंटोनिम्स भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए। अब एग्जाम्पल की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस है, शी अबॉर्स क्रुएल्टी टुवर्ड एनिमल्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो जानवरों के साथ होने वाली जो मतलब कि बेरहमी है उससे बहुत ही ज़्यादा घृणा करती है। अब आपको भी पता है कि जानवरों को मारना पीटना, उनके साथ जो है वो नफरत भरा सुलूक करना, ये जो है वो मतलब कि कोई भी पूछ लो, बच्चे से भी पूछ लो, तो वो भी बताएगा कि ये गलत होता है। अब क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सबको पता है कि ये गलत है और फिर आप उससे नफरत कर रहे हो, तो तब हम जो है वो मतलब कि अबॉर का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ पसंद है बाकियों को नहीं पसंद, या फिर आपको नहीं पसंद बाकियों को पसंद है, तब आप अबॉर का यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। जब सबको पता है कि कोई चीज़ गलत है, मॉरली जो चीज़ गलत होती है और आप उससे नफरत करते हो, तब हम जो है वो अबॉर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि अबॉर यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बैंटर। दोस्तों बैंटर का क्या मतलब होता है, बैंटर का मतलब होता है हंसी मजाक करना, मजाक या बातचीत, ओके, यानी कि हल्की फुल्की नोक झोंक करना, किसी की टांग खींचना, मजेदार छेड़छाड़ करना, दोस्ताना मजाक करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैंटर कहते हैं। बैंटर का मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा के लोगों के दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच फ्रेंडली और मजेदार तरीके से की जाने वाली बातचीत, जिसमें एक जो है वो एक दूसरे की हल्की फुल्की टांग खींची जाती है या फिर मजाक करना शामिल होता है। बेसिकली ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये जो वर्ड है वो तब यूज होता है जब लोग जो है वो बिना किसी बुरी फीलिंग के एक दूसरे से फनी मतलब कि कमेंट्स करते हैं या फिर प्लेफुल टीजिंग करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। इसका पर्पस जो है वो किसी को हर्ट करना नहीं होता, बल्कि कॉन्वर्जेशन को इंजॉयबल बनाना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी पर कमेंट कर रहे हो, किसी के बारे में जो है वो कुछ कह रहे हो तो सामने वाला बुरा मान जाए, ऐसी फीलिंग नहीं होती उसमें, बल्कि आपस में इंजॉय किया जाता है। आपने दो बात कहती, उसने दो बात कह दी, दोनों ने इंजॉय किया, हंसी मजाक की, बस ये सारी बातें होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त जो है वो एक दूसरे की फनी तरीके से टांग खींच रहे हैं, तो उसे हम बैंटर कहेंगे। ऑफिस कलीग्स फ्रेंडली जोक कर रहे हैं, तो उसे भी हम बैंटर कहेंगे। स्पोर्ट्स प्लेयर मैच के दौरान हल्का फुल्का मजाक कर रहे हैं माहौल को लाइट करने के लिए, तो वो भी बैंटर होता है। फ्रेंड्स जो है वो पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे को मतलब कि छेड़ रहे हैं, टीज कर रहे हैं कि तू बचपन में ऐसा था, मैं वैसा था, इस तरीके से जो बातें होती है ना, तो उसे हम बैंटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बैंटर का जो मतलब है वो टीजिंग नहीं होता, क्योंकि टीजिंग का क्या मतलब होता है, किसी को छेड़ना, मजाक करना। टीजिंग का ये भी मतलब हो सकता है कि भाई सामने वाले को बुरा भी लग जाए, सामने वाला ऑफेंड भी हो जाए। लेकिन बैंटर क्या होता है, बैंटर आपस में जो है वो फ्रेंडली
प्लेफुल और दोनों तरफ से होने वाली जो मज़ेदार कॉन्वर्जेशन है उसको दिखाता है। उसमें किसी को बुरा नहीं लगता, फ्रेंड फ्रेंड में आपस में बातें हो रही है तो क्या बुरा मानना, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्ट्रेंजर का किसी ने मतलब कि इंसल्ट कर दिया, ठीक है, कोई लड़की थी या फिर कोई कोई और व्यक्ति था और उसकी जो है वो मतलब कि आपने सबके सामने इंसल्ट कर दी, तो ये टीजिंग हो सकता है। ये क्या है, तो ये टीजिंग है, ये नॉर्मल टीजिंग है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई सामने वाला जो है वो बुरा मान जाएगा। पहले तो सबसे पहली बात तो वो अजनबी, ऊपर से आपने की उसकी बेइज्जती, तो फिर क्या हो गया, टीजिंग हो गई। टीजिंग हो गई यानी कि सामने वाला बुरा मानेगा, 2-3 थप्पड़ भी मार देगा आपको, तो ये होता है टीजिंग होता है। ये होता है किसी को छेड़ना, ओके, छेड़खानी करना। लेकिन दो फ्रेंड्स एक दूसरे को हंसी मजाक में छेड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे उन्हें एंजॉय करना होता है उस तरीके से, तो ये बैंटर कहलाता है। इसमें जो है वो आप एक दूसरे को मारते नहीं हो, इंसल्ट फील नहीं करते हो, बुरा फील नहीं करते हो, इसने मुझे छेड़ा या फिर उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, ये भी नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब कि हंसी मजाक का माहौल होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टीजिंग में क्या डिफरेंस है और बैंटर में क्या डिफरेंस है, ओके। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, जोक, विटिसिज्म या फिर रिपार्टी। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, जोक। इसका मतलब होता है कि कोई फ़नी बात या फिर स्टेटमेंट देना जिसको मतलब कि जिसकी वजह से हंसी आ जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, जोक हम उसे कहेंगे, ठीक है। जोक अक्सर एक सिंगल फ़नी कमेंट होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड आता है विटिसिज्म। विटिसिज्म का क्या मतलब होता है कि बहुत ही क्लेवर तरीके से फ़नी रिमार्क करना। जैसे कि हम किसी को रोस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं कि मुद्दे पर बात करते हैं, उसकी बात को लेकर हम उसे रोस्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं विटिसिज्म। विटिसिज्म एक स्मार्ट या फिर ह्यूमरस कमेंट पर फोकस करता है, जैसे कि किसी को रोस्ट करना उस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसे हम विटिसिज्म कहेंगे। अगला हमारा वर्ड आता है रिपार्टी। रिपार्टी का क्या मतलब होता है कि दो लोगों के बीच क्विक और क्लेवर जवाब, मतलब कि जवाबों की कन्वर्सेशन होना। जैसे कि रेपार्टी में जो है वो फास्ट और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज का आइडिया होता है। इसे भी आप जो है वो रोस्टिंग की तरह ही समझ सकते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया आपको, तो उसी मुद्दे को लेकर आपने भी जो है वो मतलब कि उसे जवाब दे दिया पलट कर, तो मतलब कि आपकी ज़्यादा वाहवाही हो गई उस टाइम पे, तो उसे हम रेपार्टी या फिर विटिसिज्म कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब अगर बात की जाए एंटोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, सीरियसनेस, साइलेंस या फिर हॉस्टिलिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, सीरियसनेस, जिसमें सीरियसनेस में क्या होती है, गंभीरता होती है, मजाक वजाक नहीं होता, मजाक की बातें नहीं होती। इसमें क्या होता है, सीरियसनेस यानी कि बहुत ही गंभीर चीज़ें होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरियसनेस कहेंगे। अगला हमारा वर्ड आता है साइलेंस। साइलेंस में तो भाई बातें ही नहीं होती, कोई भी मतलब कि बातें ही नहीं होती, उसमें चुप रहना होता है, बस बिना किसी बात के रहना होता है, उसे हम साइलेंस कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी या फिर गुस्से वाला बिहेवियर, यानी कि जब आप जो है वो किसी के दुश्मन होते हो, आपका जो है वो उसके सामने मतलब कि गुस्सा आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉस्टिलिटी कहेंगे। आप उसके शत्रु हो, मतलब कि क्या हो, तो दुश्मन हो, गुस्सा आता है, तो उसे हम कहेंगे हॉस्टिलिटी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो एंटोनिम्स थे। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टू फ्रेंड्स एंजॉयड सम फ्रेंडली बैंटर ड्यूरिंग द गेम। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि दोनों फ्रेंड्स ने गेम के दौरान हंसी मजाक और फ्रेंडली टीजिंग का मतलब कि मजा लिया। वो एक दूसरे के मतलब कि फ़नी कमेंट्स सुन रहे थे, एक दूसरे पर फ़नी कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन उनके बीच कोई गुस्सा या फिर कोई बुरी फीलिंग नहीं थी। एक ने किया तो दूसरा भी कर रहा था, बस इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बैंटर का मतलब सिर्फ मजाक करना नहीं था, बल्कि दोनों फ्रेंड्स के बीच होने वाली प्लेफुल और इंजॉयबल कॉन्वर्जेशन है इसका मतलब, जिससे क्या हुआ कि उनका जो टाइम है और उनका जो मतलब कि टाइम है वो बहुत ही अच्छे से बीता, एंटरटेनिंग हो गया उनका टाइम। तो इस तरीके से हम जो है वो ध्यान रख सकते हैं कि बैंटर यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्लैमर। दोस्तों क्लैमर का मतलब होता है शोर शराबा, जोरदार आवाज़ें, हंगामा, जोरदार मांग या फिर विरोध की तेज आवाज़, उसे हम जो है वो क्लैमर कहते हैं। बेसिकली क्लैमर में जो है वो शोर शराबे का सेंस ज़्यादा होता है। क्लैमर का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की तेज़ और ज़ोर ज़ोर से आने वाली आवाज़ या फिर किसी चीज़ के लिए लोगों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लाउड डिमांड करना, तो उसे हम क्लैमर कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा होता है या फिर लोग जो है वो किसी बात को लेकर इतनी ज़ोर से अपनी आवाज़ें उठाते हैं या फिर अपनी डिमांड्स रखते हैं कि वो क्लियरली नोटिस की जा सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लैमर कहेंगे, ठीक है। क्लैमर का यूज़ जो है वो फिजिकल नॉइज़ के लिए भी होता है और फिगरेटिव मीनिंग के लिए भी होता है, जैसे कि पब्लिक डिमांड, प्रोटेस्ट या फिर मतलब कि किसी इशू के लिए जोर देना, तो उसे हम जो है वो क्लैमर कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टेडियम में जो है वो फैंस की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही है, तो ये भी क्लैमर है कि भाई यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, तो उसे हम क्लैमर कहेंगे।
प्रोटेस्ट में लोगों की डिमांड्स वो भी आवाज़ कर रही है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, ये भी क्लैमर है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा शोर है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोई बार्गेन कर रहा है, कोई मतलब कि क्या कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि मार्केट में एक तरीके से शोर शराबा है, ठीक है। मार्केट गए होंगे तो आपको पता होगा ना कि कितना शोर शराबा होता है, तो उस तरीके से, तो उससे भी हम क्लैमर कहेंगे। या फिर पब्लिक जो है वो किसी इशू पर एक्शन की ज़ोर ज़ोर से मांगे कर रही है, मांग कर रही है यानी कि डिमांड कर रही है कि इस चीज़ को सुधारो, ऐसा करके दो, वैसा करके दो। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी शोर शराबा हो रहा है, पब्लिक क्या कर रही है, तो ज़ोर ज़ोर से अपनी डिमांड्स रख रही है। तो जहाँ पे भी शोर शराबा होता है वहाँ पर हम जो है वो मतलब कि क्लैमर का यूज़ करते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्लैमर का मतलब सिर्फ लाउड साउंड नहीं होता है। लाउड साउंड का क्या मतलब होता है कि कोई भी अनवांटेड या फिर लाउड साउंड, किसी डीजे का हो गया, किसी स्पीकर का हो गया, किसी का भी हो सकता है। लेकिन क्लैमर में क्या होता है, क्लैमर में बहुत सारे लोगों की कंफ्यूज लाउड साउंड होती है या फिर किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिमांड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी भीड़ होती है और सारी भीड़ एक साथ बोलने लग जाए तो किसी एक की बात हमें समझ आती है क्या? नहीं आती, क्योंकि सुनाई नहीं देता क्लियर, ठीक है। तो या तो लोग डिमांड कर रहे होते हैं या फिर लोग बातचीत कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको मार्केट का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं तो किसी की वॉइस हमें क्लियरली सुनाई नहीं देती है। या फिर प्रोटेस्ट में आप देख लीजिए, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन लाउड साउंड तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी है बहुत सारे लोगों की ही लाउड साउंड हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने घर में जो है वो गाने चला लिए बहुत ही लाउड साउंड पे, तो वो भी तो लाउड साउंड है। तो क्लैमर में ये समझना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों की जब कन्फ्यूजन भरी आवाज़ आती है ना हमें, तो उसे हम क्लैमर कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मशीन की जो आवाज़ है वो बहुत ही तेज़ है, तो ये होता है नॉइस, ये होता है लाउड साउंड। लेकिन मान लीजिए कि लोग किसी इशू के सोल्यूशन के लिए जो है वो ज़ोर ज़ोर से डिमांड कर रहे हैं, तो ये होता है क्लैमर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, अप्रूवर, आउट क्राई या फिर डिन, ओके। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अप्रूवर। अप्रूवर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शोर होना, एक्साइटमेंट होना, डिस्टर्बेंस होना। तो इन तीनों कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अप्रूवर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अप्रूवर किसी भी केओटिक सिचुएशन या फिर डिस्टर्बेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है, लोग जो है वो मतलब कि शांत नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उसे हम अप्रूवर कहेंगे। चाहे फिर वो एक्साइटमेंट को लेकर हो, शोर को लेकर हो, डिस्टर्बेंस को लेकर हो, अफरा तफरी मचे किसी भी तरीके से। अगला वर्ड आता है आउट क्राई। आउट क्राई का क्या मतलब होता है, लोगों की किसी प्रॉब्लम या फिर इनजस्टिस के खिलाफ जोरदार मतलब कि आवाज़ उठाना या फिर प्रोटेस्ट करना, उसे हम जो है वो आउट क्राई कहते हैं। आउट क्राई ज़्यादातर पब्लिक रिएक्शन या फिर प्रोटेस्ट को शो करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड जो है वो कुछ अलग है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग है। डीन। डीन का क्या मतलब होता है, बहुत ही तेज़ या फिर अनप्लेजेंट शोर, ठीक है। ये वर्ड आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन डीन का क्या मतलब होता है कि बहुत ही मतलब कि अनप्लेजेंट शोर होना। डीन सिर्फ लाउड नॉइज़ पर फोकस करता है। जब बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़ होती है जो आपको सहन नहीं होती, तो उसे हम डीन कहते हैं। जबकि क्लैमर में लाउड नॉइज़ के साथ साथ लोगों की एक्टिविटी भी होती है या फिर एक डिमांड का आइडिया भी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने अप्रूवर, आउटक्राई या फिर डीन जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं। साइलेंस, काम एंड पीस। साइलेंस का मतलब होता है बिल्कुल शांति, बिना मतलब कि किसी आवाज़ की स्थिति, जहाँ पर मतलब कि बिल्कुल चुप्पी होती है, कोई हंगामा नहीं होता, बिल्कुल शोर नहीं होता, जहाँ पर मतलब कि सन्नाटा होता है, तो उसे हम साइलेंस कहते हैं। काम का मतलब होता है शांत और पीसफुल सिचुएशन। काम में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस, अफरा तफरी, लोगों का शोर, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, बिल्कुल मतलब कि शांतिपूर्ण स्थिति होती है, उसे हम जो है वो काम कहते हैं। पीस का भी यही मतलब होता है। पीस का मतलब होता है शांति, जहाँ पर मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, झगड़े नहीं होते, विवाद नहीं होती, आवाज़ नहीं होती, इस तरीके की स्थिति नहीं होती, तो उसे हम पीस कहते हैं। पीस में क्या होती है, तो हार्मनी होती है, आपसी मेल मिलाप होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, देयर वॉज अ पब्लिक क्लैमर फॉर जस्टिस आफ्टर द इंसिडेंट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इंसिडेंट के बाद लोगों ने न्याय के लिए जोरदार आवाज़ उठाई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड की। यहाँ पर क्लैमर का मतलब सिर्फ लोगों का शोर करना नहीं है, बल्कि पब्लिक का एक इशू को लेकर इतनी ज़ोर से डिमांड करना है कि अथॉरिटीज़ को ध्यान उसकी तरफ मतलब कि जाए, और लोग अपनी फीलिंग्स और डिमांड्स को जो है वो लाउडली यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लैमर वर्ड यूज़ किया है। ध्यान रखिएगा कि क्लैमर में जो है वो बहुत सारे लोग एक साथ डिमांड कर रहे होते हैं और उनकी जो बातें हैं वो हमें समझ नहीं आ रही होती, ठीक है, क्योंकि एक साथ जो है वो इतनी सारी पब्लिक बोल रही होती है, उनका जो लाउड नॉइस होता है उसे हम क्लैमर कहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डैली।
ये भी कुछ यूनिक वर्ड है, ठीक है। डाली का क्या मतलब होता है? समय बर्बाद करना, देर करना, टाल मटोल करना, धीरे धीरे काम करना, यानी कि टाइम पास करना जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम डाली कहेंगे। डाली का मतलब होता है किसी काम को जानबूझकर देर से करना, टाइम वेस्ट करना, या फिर बिना ज़रूरी मतलब कि सीरियसनेस के धीरे धीरे काम करना, तो उसे हम डाली कहते हैं। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को जल्दी कंप्लीट करने के बजाय फालतू में डिले करता रहता है, यानी कि आसपास के कामों में या फिर टाइम पास करने में क्या क्या करता है, उस काम को और ज़्यादा मतलब कि खींच लेता है, या फिर अपना समय जो है वो किसी चीज़ में लगा देता है जबकि उसे एक्चुअल काम पर ध्यान देना चाहिए था, तो उसे हम कहेंगे डाली, ठीक है। डाली का यूज़ किसी टास्क, डिसीजन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिले करने के लिए होता है। इसका एक और मीनिंग होता है कि किसी के साथ मतलब कि रोमांटिक या फिर प्लेफुल तरीके से टाइम स्पेंड करना, लेकिन ये जो यूसेज है वो बहुत ही मतलब कि कम है। और हमारा ये जो डाली वाला जो समय बर्बाद करना, टाइम पास करना, डिले करना, ये वाला जो यूज़ है वो बहुत ही कॉमन है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के बजाय बार बार डिले करता रहता है, टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है, फ़ोन देख रहा है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि डाली कह सकते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, तो समय बर्बाद कर रहा है। या फिर एक एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में जो है वो फालतू समय लगाता रहता है, तो उसे भी हम डाली कहेंगे। या फिर मान लीजिए कि कोई ऑफिस में कोई मतलब कि वर्कर है, जहाँ पर सारे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, बस वो अकेला फ़ोन देख कर मतलब कि बैठ कर जो है वो फ़ोन चला रहा है, जहाँ पर उसे काम करना चाहिए उस वक्त वो क्या कर रहा है, तो वो बर्बाद कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है बेसिकली, उसे हम कहेंगे डाली, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काम शुरू करने के बजाय इधर उधर समय बिताता रहता है, तो उसे भी हम जो है वो डाली कह सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डाली का जो मतलब है वो सिर्फ डिले करना नहीं होता। डिले का तो मतलब होता है किसी चीज़ को देर से करना। डाली का मतलब होता है बिना ज़रूरत के या फिर जानबूझकर समय वेस्ट करते हुए डिले करना। डिले का क्या मतलब होता है? कभी किसी कारण की वजह से आपको जो है वो लेट हो जाता है, आप जानबूझकर नहीं कर रहे होते तो भी आपको हो जाता है। मान लीजिए कि आपको ऑफिस पहुंचना है, तो ट्रैफिक में अगर आप फंस जाते हो तो ये आपके पास रीज़न है कि भाई मेरे पास, मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए मैं डिले हो गया, ठीक है, इसलिए मुझे लेट हो गया, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर आ ही नहीं रहा था। लेकिन डाली में जो है वो आपको पता होता है, आपके पास टाइम होता है, फिर भी आप उसे जानबूझकर करते हो डिले, उससे हम कहेंगे डाली। तो डिले वाला सेंस डाली में है, लेकिन आपको डिफरेंस समझना है कि कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन जो है वो लेट होने की वजह से जो है वो डिले हो जाती है, इसे हम डिले कहेंगे। कि ट्रेन जो है वो मतलब कि थोड़ी देर कहीं पर मतलब कि फंस चुकी थी, किसी सिचुएशन में थी, तो इसलिए जो है वो लेट हो गई। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन का ड्राइवर जो है वो मतलब कि बीच पटरियों पर रोकर जो है वो चिल कर रहा था, ऐसा तो नहीं था, ठीक है। तो डिले मतलब कि किसी ना किसी कारण की वजह से हुई है। लेकिन एक मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने काम शुरू करने के बजाय पूरा दिन फालतू चीज़ों में लगा दिया, टीवी देखी, यहाँ पर मतलब कि बाहर घुमाया, वहाँ पर घुमाया, कुछ खाना वाना खा के आया मस्त, यानी कि टीवी देख रहा है या फिर फ़ोन देख रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये डाली है। टाइम था, अपॉर्चुनिटी थी, सारी चीज़ें थी, फिर भी जो है वो मतलब कि क्या किया, टाइम पास किया, तो उसे हम डैली कहते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिले और डैली में क्या डिफरेंस है। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की बात अगर की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, डिले, लिंगर या फिर प्रोक्रेस्टिनेट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिले। डिले का मतलब मैंने आपको पहले बताया, किसी काम या फिर किसी इवेंट को बाद में करना या फिर होने देना। डिले में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो जानबूझकर लेट करते हो, लेकिन अगर आप मतलब कि किसी कारण की वजह से जो है वो किसी काम में देरी हो जाती है, तो उसे हम डिले कह सकते हैं। अगला वर्ड हमारा आता है लिंगर। लिंगर का क्या मतलब होता है? किसी जगह या फिर सिचुएशन में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रुकना। लिंगर सिर्फ रुकने या फिर देर तक बने रहने को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि डाले में काम को क्या किया जाता है, तो जानबूझकर पोस्टपोन करने का आइडिया होता है, आपके पास टाइम होने के बावजूद भी क्या करते हो, आप उसे लेट करते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का क्या मतलब होता है कि ज़रूरी काम को बार बार बाद के लिए टालना। प्रोक्रेस्टिनेट स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टास्क को डिले करने पर फोकस करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप जो है वो रोज़ पढ़ते हो, एक दिन आपको आलस आ गया, आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं कल करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा। या फिर मान लीजिए कि किसी को ये भी फीलिंग होती है कि यार आज तो संडे है, मैं कल से जो है वो मंडे से पढ़ाई करूँगा, फ्रेश स्टार्ट करूँगा, कल से करते हैं। तो ये जो कल कल वाली जो फीलिंग होती है ना हमारे अंदर, कल से करेंगे, कल से करेंगे, तो उससे हम जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करना कहते हैं। किसी बात को जो है वो टाल देना, कल पे ला देना, उसे हम प्रोक्रेस्टिनेट करना कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हम डिले, लिंगर या फिर प्रोक्रेस्टिनेट जैसे वर्ड्स का हम यूज़ कर पाएंगे। अगला हम मतलब कि एंटोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, हैस्टन, प्रोसीड या फिर एक्ट। सबसे पहला हमारा कौन सा वर्ड आता है, हैस्टन। हैस्टन का मतलब होता है किसी काम को जल्दी करना या फिर स्पीड बढ़ा देना।
हैस्ट मतलब क्या होता है, तेज, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैस्टन कहते हैं। हैस्टन में काम को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है, जबकि दिल्ली में तो जानबूझकर भाई हम डिले ही कर देते हैं। तो उसे हम जो है वो कंपेयर करके समझ पाएंगे कि हैस्टन और दिल्ली में क्या डिफरेंस है। अगला हमारा वर्ड आता है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है किसी काम में आगे बढ़ना या फिर किसी काम को कंटिन्यू करना, ठीक है, उसे हम प्रोसीड कहते हैं। प्रोसीड में जो है वो बेसिकली एक्शन लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है एक्ट। एक्ट का क्या मतलब होता है, किसी काम को करना, एक्शन लेना, बहुत ही बेसिक वर्ड है, ठीक है। एक्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर काम शुरू कर रहा है, उसे एक्शन में ला रहा है, तो उसे हम एक्ट करना कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है, डोंट डैली, वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि देर मत करो, क्योंकि हमारे पास वैसे ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है, वैसे ही बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। तो यहाँ पर स्पीकर किसी को वार्न कर रहा है कि वो फालतू में टाइम वेस्ट ना करे और जल्दी से एक्शन ले। डैली का क्या मतलब है, डैली का मतलब यहाँ पर सिर्फ धीमे से काम करना नहीं है, यानी कि धीरे धीरे काम करने को नहीं बताया गया, बल्कि जानबूझकर डिले करना या फिर अननेसेसरी टाइम स्पेंड करने से यहाँ पर इसका मतलब है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि डैली यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अक्रू। दोस्तों अक्रू का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ का जमा होना, इकट्ठा होना, धीरे धीरे इकट्ठा होना, समय के साथ हमें जो है वो प्राप्त हो जाना, तो उसे हम अक्रू कहते हैं। अक्रू का मतलब होता है किसी चीज़ का समय के साथ धीरे धीरे बढ़ना, जमा होना, उसे अक्रू कहा जाता है। ये जो वर्ड है वो अक्सर बेनिफिट्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी जो ब्याज होता है वो, मनी, प्रॉफिट, एडवांटेजेस, राइट्स यानी कि हमारा हक, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें एकदम से तो नहीं मिलते लेकिन टाइम के साथ ग्रेजुअली कलेक्ट होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अक्रू का जो यूज़ है वो हम फाइनेंस, लॉ, बिजनेस और जनरल सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बैंक अकाउंट में जो है वो इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे जमा होता है, ब्याज जो है वो धीरे धीरे जमा होता है, तो वो भी मतलब कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, जमा हो रहा है, कुछ टाइम के बाद हमें जो है वो इकट्ठा होकर एक साथ मिलेगा। या फिर एम्प्लॉय को जो है वो समय के साथ पेड लीव जो है वो मतलब कि एम्प्लॉय की कलेक्ट हो जाती है, फिर वो जो है वो एक साथ छुट्टी ले सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम जो है वो अक्रू कहेंगे। या फिर एक्सपीरियंस के साथ जो है वो नॉलेज बढ़ती है, जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता है और वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता है, धीरे धीरे कोई चीज़ जो है वो जमा हो रही है, धीरे धीरे चीज़ कोई आपके पास आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर कंपनी को जो है वो सालों में फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते, कई सालों की मेहनत के बाद जो है वो मतलब कि धीरे धीरे प्राप्त करते हुए उनको एक साथ मिलता है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, अक्रू का मतलब जो है वो सिर्फ अर्न नहीं होता, अर्न का मतलब होता है कमाना, किसी काम के बदले प्राप्त करना, लेकिन अक्रू का मतलब होता है किसी चीज़ का समय के साथ ग्रेजुअली जमा होना या फिर इंक्रीज होना। अर्न का तो क्या मतलब होता है कि आपने आज काम किया, आज ही कमा लिया, तो ये होता है अर्न करना। लेकिन अक्रू का क्या मतलब होता है कि आप उस पर पहले मेहनत करो, टाइम दो और फिर बाद में आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्रू करना उसे कहेंगे। जैसे कि मुझे सैलरी मिली, मैंने काम किया, उतनी मुझे सैलरी मिल गई, और जब काम किया तब मिल गई, चाहे तो मैं अभी ले सकता हूँ, एक दिन की एक दिन ले सकता हूँ, 7 दिन से ले सकता हूँ, महीने से ले सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैंने काम किया तो मुझे सैलरी मिली। लेकिन मान लीजिए कि मैंने सैलरी के साथ साथ जो है वो ओवर टाइम किया, तो मैं जैसे जैसे ओवर टाइम कर रहा था तो ओवर टाइम बेनिफिट्स और लीव टाइम के साथ जो है वो कलेक्ट होते गए, और वो मुझे जो है वो बाद में एक साथ जो है वो कलेक्टिवली मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अक्रू कहेंगे। कि कोई चीज़ जमा होकर धीरे धीरे, मैंने पहले उस पर मेहनत की, फिर वो जमा होती गई, बाद में मुझे एक साथ मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, अक्रू कहेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जब आप मेहनत करते हो, धीरे धीरे जमा होती है, बाद में एक साथ मिलती है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है कि कितना सारा हमें एक साथ मिल गया, तो उसे हम अक्रू कहते हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, अक्यूमुलेट, गैदर या फिर अमास। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है धीरे धीरे चीज़ों का एक जगह जमा हो जाना, तो उसे हम अक्यूमुलेट कहते हैं। अक्यूमुलेट किसी भी चीज़ के कलेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि अक्रू ज़्यादातर बेनिफिट्स, मनी या फिर जो ब्याज या फिर जो एडवांटेजेस के ग्रेजुअल इंक्रीज के लिए हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है गैदर। गैदर का मतलब होता है चीज़ों का इकट्ठा, मतलब कि होना, करना या फिर कलेक्ट करना, तो उसे हम गैदर कहते हैं। गैदर में क्या होता है कि कोई चीज़ हम जानबूझकर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम जानबूझकर जमा करते हैं, जैसे कि आप अगर मतलब कि पैसे जमा करते हो तो वो गैदर करना हो जाता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है अमास। अमास का क्या मतलब होता है, बड़ी मात्रा में कोई चीज़ इकट्ठा करना। अमास अक्सर लार्ज क्वांटिटी कलेक्ट पर मतलब कि ज़्यादा फोकस करता है। अगर आप कोई चीज़ लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट कर रहे हो तो उसमें हम जो है वो अमास का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, डिमिनिश,
लूज या फिर स्पेंड। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है? डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना या फिर कम कर देना। डिमिनिश में जो क्वांटिटी है, किसी चीज़ की मात्रा जो है या फिर जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि अक्रू में क्या होता है कि क्वांटिटी और बेनिफिट जो है वो दोनों ही बढ़ जाता है। इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है। अगला हमारा वर्ड आता है लूज। लूज का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को खो देना या फिर उससे जो है वो वंचित हो जाना, उससे दूर हो जाना, तो उसे हम लूज कहते हैं। लूज में जो है वो किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है जब वो हमसे खो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या है? नुकसान ही है। कोई चीज़ हमसे खो गई, शायद कीमती थी, तो वो हमारा मतलब कि नुकसान हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? लूज करना कहेंगे। तीसरा हमारा वर्ड आता है स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है पैसे या फिर रिसोर्सेज को खर्च करना। इसमें जो है वो कोई चीज़ कम नहीं हो रही है, कोई चीज़ खो नहीं रही है, बल्कि हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि स्पेंड में रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो कम हो रहे हैं, क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है, जहां पर हमने डिमिनिश, लूज या फिर स्पेंड जैसे वर्ड को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ा जाए और हमारे मतलब कि एग्जाम्पल को डिस्कस करें हम, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन योर सेविंग्स अकाउंट ओवर टाइम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में समय के साथ जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो जमा होता रहेगा। जितना पैसा है उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। यहाँ पर अक्रू का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट मिलना नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट का धीरे धीरे पहले तो बढ़ना है, और जैसे जैसे समय गुजरता है तो वो जमा हो जाता है, हमारे बैंक में आता है। तो बैंक में पैसे पर इंटरेस्ट एक बार नहीं मिलता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मतलब कि कलेक्ट होता रहता है और फिर हमें मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अक्रू यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोलेट। दोस्तों कोलेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एकत्र करना, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना, क्रम में लगाना, ऑर्डर में लगाना, या फिर किसी चीज़ को जो है वो कंपेयर करके व्यवस्थित करना, ठीक है, सही ऑर्डर में उसे अरेंज करना। तो ये सारे इसके जो है वो पॉसिबल मीनिंग्स होते हैं किस चीज़ के? कोलेट के। कोलेट का मतलब होता है अलग अलग जगह से मिली हुई इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, डेटा या फिर पेजेस को कलेक्ट करके उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना या फिर कंपेयर करना, तो उसे हम कोलेट कहते हैं। ये जो वर्ड है वो तभी यूज होता है जब किसी चीज़ को सिर्फ जमा नहीं किया जाता, बल्कि उसकी डिटेल्स को चेक करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि वो यूजफुल और इजी टू अंडरस्टैंड बन सके। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कोलेट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि रिसर्चर ने जो है वो अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बना दी, तो वो भी कोलेट करना है। या फिर मान लीजिए कि ऑफिस में एम्प्लॉयज़ ने सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया और वेरीफाई किया, ताकि वो अगर दूसरी बार जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखे तो उन्हें एक साथ मिल जाए और सही मतलब कि लाइन से मिल जाए, तो ये भी कोलेट करना हुआ। या फिर पब्लिशर ने बुक के पेजेस को सही सीक्वेंस में लगाया, यानी कि मान लीजिए कि कोई पब्लिशर है, किसी नॉवल का पब्लिशर है, उसने अगर मान लीजिए कि पेजेस को उल्टा पुल्टा लगा दिया है, तो नॉवल कौन सा पार्ट कहाँ पर है हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन उसे एक जो है वो मतलब कि लाइन में लगाया है, अच्छे से अरेंज किया है, ऑर्डर में अरेंज किया है, पेज नंबर वाइज अरेंज किया है, तो वो होता है कोलेट करना, ठीक है। किसी चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना उसके ऑर्डर के हिसाब से। या फिर मान लीजिए कि टीचर ने स्टूडेंट्स के मार्क्स को मतलब कि कलेक्ट करके कंपेयर कर लिया, तो उसे भी हम कोलेट करना कहेंगे। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कोलेट का जो मतलब है वो सिर्फ कलेक्ट करना नहीं होता, क्योंकि कलेक्ट करना का क्या मतलब होता है? चीज़ों को इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोलेट का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करके कंपेयर, अरेंज या फिर ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में रख दिया, तो ये तो होता है कलेक्ट करना, ठीक है। अब ये नहीं पता मुझे कि मैंने जो है वो मतलब अरेंज करके रखा है या फिर ऑर्डर में रखा है, नहीं, बस रख दिया, कलेक्ट किया, जमा किया, हाथ में उठाया और रख दिया, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करके डेट के हिसाब से अरेंज किया। ये होता है कोलेट करना, कि मुझे डेट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स, जब भी मैं आगे से कोई वो मतलब कि फाइल खोलूंगी, तो मुझे वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डेट के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऑर्डर में लगाया है, क्योंकि मैंने अरेंज किया है, अच्छे से कंपेयर किया है पहले कि कौन सी डेट पहले आएगी, कौन सी डेट बाद में आएगी, इस तरीके से मैंने जो है वो उन्हें रखा है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कोलेट करना कहेंगे। अब आपको समझ आया डिफरेंस कि कलेक्ट और कोलेट में क्या डिफरेंस होता है? आई होप आपको क्लियर हो चुका है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कंपाइल, ऑर्गेनाइज या फिर असेंबल। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है? कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल को कलेक्ट करके एक जगह प्रिपेयर करना, ठीक है। कंपाइल का फोकस क्या होता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक कलेक्शन बनाने पर इसका फोकस होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड क्या था? कंपाइल। दूसरा हमारा वर्ड आता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है चीज़ों को प्रॉपर ऑर्डर या फिर सिस्टम में अरेंज करना।
तो उसे हम ऑर्गेनाइज कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसी भी चीज़ को अरेंज करने के लिए यूज़ हो सकता है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स या फिर चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करना, जमा करना, उसे हम असेंबल कहते हैं। असेंबल में बेसिकली गैदरिंग का आइडिया होता है, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि चाहे कैसे भी करो लेकिन गैदर करो, एक जगह पर लाओ, वो होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, सेपरेट, स्कैटर या फिर डिसऑर्गेनाइज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सेपरेट। सेपरेट का क्या मतलब होता है, चीज़ों को अलग अलग करना। सेपरेट में चीज़ों को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। स्कैटर का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को अलग अलग फैला देना, बिखेर देना। बिखेर देने वाला सेंस जो है वो स्कैटर में आता है। स्कैटर में बेसिकली किसी भी चीज़ों का जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट है, वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब कि एक जगह पे नहीं होती, इधर उधर बिखरी हुई होती है, तो उसे हम स्कैटर कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिसऑर्गेनाइज। इसका मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइज चीज़ को जो पहले ऑर्गेनाइज थी, अच्छे से मतलब कि अरेंज की गई थी, उसे अव्यवस्थित कर देना। यानी कि डिसऑर्गेनाइज में सिस्टम और ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो क्रोनोलॉजी में नहीं रहती। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डिसऑर्गेनाइज यानी क्या होता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, द रिसर्चर कलेक्टेड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर द फाइनल रिपोर्ट। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि रिसर्चर ने फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए अलग अलग सोर्सेज से डेटा जो है वो कलेक्ट किया, उससे चेक किया और उसे प्रॉपर वे में क्या किया, तो अरेंज किया, ठीक है। यहाँ पर कोलेटेड का मतलब क्या है, सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि डेटा को कंपेयर करके यूजफुल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करने से इसका जो है वो ज़्यादा मतलब है। यानी कि रिसर्चर ने डिफरेंट सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को एक साथ लाकर एक सिस्टमेटिक रिपोर्ट तैयार की, और बाद में जो है वो मतलब कि इस प्रोसेस को क्या कहा गया, इस प्रोसेस को जो है वो कोलेट कहा गया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कोलेट यानी होता क्या है और कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों अगला वर्ड हमारा आता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, निर्धन, गरीब, बेसहारा, दरिद्र, जिसके पास जो जीवन की जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये सारी चीज़ें भी नहीं होती, इन सारी चीज़ों का साधन भी नहीं होता, तो उसे हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। एक तरीके से आप जो है वो जिसे मतलब कि बहुत ही बेसहारा इंसान है, भिखारी जिसे हम कह सकते हैं, तो वो सारे कौन होते हैं, डेस्टिट्यूट होते हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, जिसके पास जीवन की बेसिक नीड्स जैसे कि खाना, कपड़े या फिर रहने की जगह के लिए कोई पर्याप्त रिसोर्सेज ना हो, उसे हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। ये वर्ड नॉर्मल पॉवर्टी से ज़्यादा सीरियस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल ही लाचार होता है, बिना किसी सहारे के रह जाता है, तब उसके लिए हम जो है वो डेस्टिट्यूट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास जो है वो कम इनकम है, लेकिन वो अपनी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी कर लेता है, तो लेकिन वो मतलब कि डेस्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत अपनी मतलब कि नीड्स को पूरी कर पा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति के पास जो है वो रहने की जगह, पैसा, सपोर्ट कुछ भी नहीं है, तो वो डेस्टिट्यूट है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई मतलब कि बहुत ही बड़ी आपदा आ चुकी है, कोई बाढ़ आ चुकी है, कोई मतलब कि सूखा पड़ चुका है, कोई डिजास्टर है, उसके बाद जो है वो लोग अपने घर और रिसोर्सेज खो देते हैं, तो वो भी पूरी तरीके से डेस्टिट्यूट हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास ना ही तो खाने के लिए कुछ है, ना ही मतलब कि कोई सहारा है, ना ही मतलब कि घर है, छत है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि डेस्टिट्यूट क्या होता है, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डेस्टिट्यूट का जो मतलब है वो पुअर नहीं होता। हम जो है वो मतलब कि ये सारे वर्ड्स किस लिए पढ़ रहे हैं कंपेयर करके, ताकि आपको जो हम ये बेसिक वर्ड जो हम मतलब कि डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं ना बिना किसी मतलब समझे, वो भी हमें पता चले कि कंपैरिजन करने के बाद इनका मीनिंग कैसा होता है। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं पुअर बता रही हूँ, अब मैं पुअर और डेस्टिट्यूट के बीच जो है वो डिफरेंस समझाऊंगी। पुअर मैम, आप तो पुअर हमें समझा रहे हो, पुअर तो हमें पता है, पुअर का मतलब होता है गरीब, कितनी बेसिक सी चीज़ समझा रहे हो, लेकिन डिफरेंस समझो। पुअर का क्या मतलब होता है, जिसके पास पैसा कम होता है। पैसा ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही लाचार है, गरीब नहीं है, बिल्कुल पर उसके पास क्या है, पैसा कम है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पुअर व्यक्ति के पास जो है वो पैसा कम होता है, लेकिन डेस्टिट्यूट व्यक्ति के पास जो है वो कोई रिसोर्सेस होते ही नहीं है, उसके पास जो है वो बेसिक अमेनिटीज़ पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पुअर और डेस्टिट्यूट के बीच में। अब समझ आया कि मैं आपको क्यों समझाती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें कि पुअर और डेस्टिट्यूट के बीच में डिफरेंस क्या, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम कंपेयर करके समझेंगे तो हमें जो है वो जो बेसिक वर्ड है उसका भी मीनिंग पता चलेगा, उसका हमें कब यूज़ करना है वो भी पता चलेगा, और हमारा जो मेन वर्ड है वो भी हमें पता चलेगा कि हम कब यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि पुअर और डेस्टिट्यूट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसकी सैलरी कम है लेकिन सैलरी तो है, पैसा तो है, भले ही कम होगा लेकिन है तो सही पैसा उसके पास, वो अपनी चाहे मतलब कि सस्ती चीज़ों में मैनेज कर रहा होगा, कम खाना खाता होगा,
मतलब कि सस्ते कपड़े पहनता होगा, उसका एक ही रूम का घर होगा, लेकिन है तो सही सारी चीज़ें उसके पास, कहीं ना कहीं वो मतलब कि अच्छी लाइफ तो जी रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास ना खाना है ना घर है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फुटपाथ पे उसे सोना पड़ता है, आज क्या खाया तो कल क्या खाएगा कुछ पता नहीं है, तो ये होता है डेस्टिट्यूट सिचुएशन, जहाँ पे इंसान को आज के बाद कल का पता नहीं होता। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डेस्टिट्यूट सिचुएशन कहेंगे। अब आपको समझ आया कि पुअर और डेस्टिट्यूट में क्या डिफरेंस है। इसलिए इन बेसिक वर्ड्स को भी हमें इनके साथ जोड़कर समझने की बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नीड होती है, ताकि हम समझ पाए कि हर एक चीज़ को मतलब कि कैसे रिलेट किया जाता है, क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही मतलब कि हम बोलते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर हमें यूज़ करने पड़ते हैं वर्ड्स, इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास ये भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 वर्ड्स आते हैं, पोवर्टी स्ट्रिकन, इम्पोवरिश या फिर नीडी। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, पोवर्टी स्ट्रिकन। पोवर्टी स्ट्रिकन का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी से प्रभावित होना। पोवर्टी स्ट्रिकन किसी व्यक्ति या फिर कम्युनिटी की फाइनेंशियल कंडीशन पर फोकस करता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है तो उसे हम जो है वो मतलब कि गरीबी से ग्रसित ग्रसित यानी कि स्ट्रिकन, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्ट्रिकन, पोवर्टी स्ट्रिकन, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इम्पोवरिश। इम्पोवरिश का क्या मतलब होता है, गरीबी या फिर रिसोर्सेज की कमी से कमज़ोर हो जाना, उसे हम इम्पोवरिश कहते हैं। इम्पोवरिश जो है वो किसी भी फाइनेंशियल डिक्लाइन या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है नीडी। नीडी का तो आपको मतलब पता होगा, जो ज़रूरतमंद होता है, जो जिसे मतलब कि मदद या फिर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसे हम नीडी कहते हैं। नीडी में जो है वो हेल्प की रिक्वायरमेंट पर मतलब कि फोकस किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने पोवर्टी स्ट्रिकन, इम्पोवरिश या फिर नीडी जैसे वर्ड्स को मतलब कि डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एंटोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, वेल्दी, प्रॉस्परस या फिर एफ्लुएंट। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हैं, तो उसे हम वेल्दी कहते हैं। वेल्दी व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। आप सभी को भी पता होगा कि वेल्दी का क्या क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ड आता है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का क्या मतलब होता है, जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, समृद्ध हो, यानी कि जिसे किसी चीज़ की कमी ना फेस करनी पड़े, जब चाहे वो अपनी नीड्स पूरी कर सकता है, तो उसे हम प्रॉस्परस कहते हैं। प्रॉस्परस में बेसिकली सक्सेस होती है, कोई व्यक्ति जो है वो मतलब कि सफल होता है और एबंडेंस होती है बेसिकली उसके पास, किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ की डिमांड महसूस हुई तो तुरंत आ गई कोई चीज़, तो उसे हम कहेंगे प्रॉस्परस, कि वो समृद्ध है, यानी कि अपनी चीज़ को, यानी कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या है, तो उसके लायक है, उसके लिए जो है वो मतलब कि इतना उसके पास है कि वो कभी भी अपनी नीड्स को पूरी कर लेगा, तो उसे हम प्रॉस्परस कहेंगे, समृद्ध जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड आता है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का क्या मतलब होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एफ्लुएंट कहेंगे। एफ्लुएंट व्यक्ति के पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रिसोर्सेज होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा या फिर मतलब कि बाकी सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ आपको समझनी है। जबकि डेस्टिट्यूट व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं होती, ये चीज़ें आपको समझ कर चलनी है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द चैरिटी प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू डेस्टिट्यूट पीपल। यानी कि सेंटेंस का क्या मतलब है, कि चैरिटी उन लोगों को जो है वो खाना और रहने की जगह प्रोवाइड करती है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और बिना किसी सहारे के हैं। यहाँ पर डेस्टिट्यूट पीपल का मतलब सिर्फ गरीब लोग नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं है। चैरिटी उनकी मदद करके उनकी ज़रूरी सपोर्ट, मतलब कि उनको ज़रूरी सपोर्ट देने का काम कर रही है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डेस्टिट्यूट यानी होता क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉग्निटिव। दोस्तों कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, सोचने समझने से संबंधित ये वर्ड है, यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड कुछ वर्ड है ये, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, बौद्धिक जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि कॉग्निटिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो इंसान के सोचने समझने, सीखने, याद रखने और डिसीजन लेने की मेंटल एबिलिटी से संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो, तो उस सेंस में हम जो है वो कॉग्निटिव का वर्ड, यानी कि कॉग्निटिव ये जो वर्ड है वो ये हम यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड है वो ह्यूमन माइंड की प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। जब हम किसी मतलब कि व्यक्ति की थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग प्रोसेस, मेमोरी, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तब कॉग्निटिव वर्ड जो है वो उसके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उनकी लर्निंग एबिलिटी को इंप्रूव करता है। अब यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है, उनकी दिमाग की डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मेमोरी और अटेंशन कॉग्निटिव प्रोसेस का हिस्सा है। किस प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे दिमाग के प्रोसेस का हिस्सा है। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि हमारे दिमाग से रिलेटेड प्रोसेस का हिस्सा है। या फिर मान लीजिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के
के लिए कॉग्निटिव स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, दिमागी स्किल्स की ज़रूरी होती है। ऐसा समझ लीजिए कि कॉग्निटिव का मतलब जो है वो दिमाग ही है। दिमाग से रिलेट करते जाइए तो आपको अपने आप मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती है। कैसे एक्टिविटीज़ होती है? दिमाग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। इसमें हमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि कॉग्निटिव का मतलब सिर्फ मेंटल नहीं होता। मेंटल का मतलब होता है दिमाग या फिर माइंड से संबंधित कोई भी चीज़, चाहे वो बीमारी हो, कुछ भी हो। लेकिन कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग की थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस वाली एक्टिविटीज से संबंधित। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉग्निटिव हम कभी यूज़ करते हैं जब हम दिमाग की थिंकिंग की बात कर रहे होते हैं, लर्निंग की बात कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे होते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात कर रहे होते हैं। बीमारियों के सेंस में आप कॉग्निटिव का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है? तो एक मेंटल कंडीशन है, तो ये तो होता है भाई मेंटल है, ठीक है। इसमें हम कॉग्निटिव नहीं कहेंगे। इसमें जो है वो हम किसी थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं जो आप कॉग्निटिव का यूज़ करोगे। लेकिन किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करके सोल्यूशन निकालना, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसमें आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग लग रही है, इसमें आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं काम आएगी, इसमें आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं काम आएगी। ये डिफरेंस आपको समझना है कि मेंटल चीज़ का, मेंटल इस वर्ड का कब यूज़ करना है और कॉग्निटिव इस वर्ड का कब यूज़ करना है। कॉग्निटिव वर्ड आप बीमारियों के साथ यूज़ नहीं करोगे, ये चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलनी है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल, मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है? इंटेलेक्चुअल। इसका मतलब होता है बुद्धि, नॉलेज और रीजनिंग से संबंधित होना। इंटेलेक्चुअल ज़्यादातर मतलब कि नॉलेज या फिर इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी जो बुद्धि होती है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा वर्ड आता है मेंटल। अभी अभी हमने डिफरेंस समझा था मेंटल और कॉग्निटिव के बीच में। मेंटल का मतलब होता है माइंड या फिर दिमाग से संबंधित। मेंटल एक वर्ड है जिसमें इमोशंस, साइकोलॉजिकल स्टेट्स भी आ सकते हैं। आपकी दिमागी हालत भी इसमें इंक्लूड की जा सकती है कि कैसी आपकी दिमागी हालत, आपके इमोशंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, दिमाग की कोई बीमारी है, तो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो मेंटल वर्ड का यूज़ करके जो है वो मतलब कि इस वर्ड को जोड़कर हम जो है वो मतलब कि हमारी कंडीशंस बताते हैं। जबकि कॉग्निटिव में हम जो है वो थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, हमारी प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मेंटल ये वर्ड है, ठीक है। अगला वर्ड आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? माइंड, बिहेवियर और इमोशन से संबंधित। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम साइकोलॉजिकल कहेंगे। साइकोलॉजिकल माइंड और बिहेवियर के बड़े एरिया को कवर करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसे हम साइकोलॉजिकल कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? तो सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, फिजिकल, ऑटोमेटिक या फिर इंस्टिंक्टिव। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है? फिजिकल। फिजिकल का क्या मतलब होता है? जो हमारे शरीर या फिर बॉडी से संबंधित है। अभी तक हमने दिमाग से बातें की, दिमाग की यानी कि दिमाग से रिलेटेड चीज़ों की बातें की थी हमने। तो अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि दिमाग का उल्टा होता है बॉडी। बॉडी में हमें फिजिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। फिजिकल जो है वो बॉडी से रिलेटेड होता है। ये चीज़ मतलब कि बेसिक है, आपको भी समझ आ रही होगी। दूसरा हमारा वर्ड है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक का मतलब होता है जो बिना किसी कॉन्शियस थिंक के अपने आप हो जाए। ऑटोमेटिक एक्शंस में कॉन्शियस जो है वो थॉट की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक यहाँ पर क्यों आया? ऑटोमेटिक वर्ड इसलिए आया क्योंकि कोई चीज़ हम दिमाग से कर रहे होते हैं और कोई चीज़ अपने आप हो रही होती है। अपोजिट चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ हो रही है दिमाग से, उसमें हमारा दिमाग का मतलब कि कुछ ना कुछ हिस्सा लग रहा है, कुछ ना कुछ थिंकिंग लग रही है, हमारी प्रोसेसिंग लग रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग लग रही है, हमारी लर्निंग लग रही है। एक चीज़ ऑटोमेटिक हो जा रही है बिना सोचे समझे। तो इसलिए हमने जो है वो ऑटोमेटिक का यूज़ किया है, ठीक है, हमारे एंटोनिम्स में। अगला हमारा वर्ड आता है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का क्या मतलब होता है? जो नेचुरली बिना सीखे हुए बिहेवियर, सीखा हुआ बिहेवियर, ठीक है। इंस्टिंक्टिव क्या होता है? नेचुरल रिएक्शंस को दिखाता है। इंस्टिंक्ट कैसे? मतलब कि जैसे आपको मैं समझाऊं इंस्टिंक्ट, तो आपने देखा होगा कि आप जो है वो मान लीजिए कि खड़े हो और आपको कोई देख रहा है, तो आपको जो है वो एक तरीके से अंदर की फीलिंग आती है कि मुझे कोई तो भी देख रहा है। वही होता है इंस्टिंक्टिव। वो आपको कोई सिखाता नहीं है, आप में डेवलप नहीं किया जाता है, वो आप में नेचुरली बिल्ट होता है, तो उसे हम इंस्टिंक्टिव कहते हैं, ठीक है, जो अपने आप हो रहा होता है, तो वो होता है इंस्टिंक्टिव। ये सारे हमारे क्या हो गए? तो एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, रीडिंग रेगुलरली इम्प्रूव्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि रेगुलर रीडिंग करने से इंसान की जो सोचने, समझने, याद रखने और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटीज़ होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर कॉग्निटिव का मतलब क्या है? यहाँ पर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं है, बल्कि दिमाग की मेंटल स्किल्स से है, जो कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जो चीज़ें हैं उससे हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज से रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी से हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कॉग्निटिव यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो चलिए आइए डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी यानी कि लास्ट वर्ड आता है एब्रप्ट। दोस्तों एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक या फिर बिना चेतावनी के कोई चीज़ हो जाना, अचानक रुक जाने वाला या फिर रूखा असभ्य तरीके से किया गया, उसे हम एब्रप्ट कहते हैं। एब्रप्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही अचानक हो जाती है, बिना किसी वार्निंग या फिर प्रिपरेशन के आपके सामने अचानक से मतलब कि घटित हो जाती है, तो उसे हम जो है वो एब्रप्ट कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड किसी चेंज, मूवमेंट, एंडिंग, एक्शन या फिर बिहेवियर के लिए यूज़ होता है जो बहुत ही स्मूथ या फिर ग्रेजुअल नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एब्रप्ट कहते हैं। जैसे कि एब्रप्ट का जो यूज़ है ना वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो है वो सडन चेंज किसी इवेंट के लिए हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि मौसम में अचानक से जो है वो मतलब कि बदलाव आ जाता है, या फिर मीटिंग जो है वो अचानक से ख़त्म हो गई, तो ये कोई इवेंट है, ये अचानक से इवेंट चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम जो है वो मतलब कि सडन इस वर्ड का यूज़ करेंगे। और दूसरा हमारा कॉन्टेक्स्ट आता है किसी व्यक्ति के बिहेवियर के सेंस में। जब कोई व्यक्ति बिना सॉफ्टनेस के अचानक से रूड या फिर शॉर्ट मतलब की तरीके से बात करने लगता है, कोई खुश है तो अचानक से सैड हो जाता है, कोई सैड है तो अचानक से गुस्सा हो जाता है, तो ये जो अचानक होने वाली जो चीज़ें हैं ना, अचानक होने वाला जो सेंस है ह्यूमन बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में, उससे भी हम जो है वो एब्रप्ट कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि बारिश एकदम से शुरू हो गई, तो वो भी एब्रप्ट है, अचानक शुरू हो गई। ठीक है, टीचर ने क्लास में मतलब कि क्लास जो है वो अचानक खत्म कर दी, तो ये भी एब्रप्ट हो सकता है। उसने बिना वजह बात करना बंद कर दिया, कोई वजह ही नहीं थी, अचानक से बात करना बंद कर दिया, तो ये भी एब्रप्ट हो सकता है। उसका जो जवाब है वो बहुत ही शॉर्ट और रूड था, तो ये भी एब्रप्ट हो सकता है। ठीक है, इंसान के बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या समझा था कि जब व्यक्ति जो है वो बिना सॉफ्टनेस के रूड या फिर मतलब कि बहुत ही तुच्छ तरीके से बात करता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो एब्रप्ट का यूज़ करते हैं, या फिर जो मतलब कि बार बार चेंज होता रहता है उसके लिए भी हम जो है वो एब्रप्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये आती है कि एब्रप्ट का मतलब सिर्फ फास्ट नहीं होता, क्योंकि फास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का जल्दी होना, बल्कि एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक और बिना तैयारी या फिर वार्निंग के होना। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है वो 10 मिनट में काम जो है वो कंप्लीट कर दिया, तो ये तो होता है कि कोई चीज़ फास्ट हो गई। लेकिन उसने बिना बताए अचानक जॉब छोड़ दी, आपको पता नहीं था, अचानक हुआ ये काम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एब्रप्ट होता है कि कोई काम जो है वो अचानक हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फास्ट और एब्रप्ट में डिफरेंस क्या है। अब साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, सडन, अनएक्सपेक्टेड या फिर हैस्टी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सडन। सडन का मतलब होता है जो बिना वार्निंग के जल्दी से हो जाता है। ठीक है, सडन सिर्फ अनएक्सपेक्टेड होने पर फोकस करता है, यानी कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है, जिसके बारे में आप जो है वो एक्सपेक्ट करके नहीं बैठे होते हो, जो अचानक से हो जाए उसे हम सडन कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड हमारे पास दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो पहले से ही सोचा या फिर प्रेडिक्ट ना किया गया हो, जो आपकी उम्मीद से बाहर था और फिर हो गया, उसे हम अनएक्सपेक्टेड कहेंगे। हेस्टी का तो मतलब आपको हमने पहले भी कुछ वर्ड के सिनोनिम में पढ़ा था ना हमने, इससे पहले 2-3 वर्ड्स पहले। हेस्टी का मतलब होता है जल्दी में किया गया, जल्द मतलब कि तेज़ी में किया गया, उसे हम हेस्टी कहेंगे। ठीक है, हेस्टी किसी एक्शन को जल्दी और बिना सोचे समझे मतलब कि करने पर ज़्यादा फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे जो सिनोनिम्स है हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी के साथ एंटोनिम्स क्या और आए, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, ग्रेजुअल है, स्मूथ है या फिर स्लो है। ठीक है, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है जो धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो उसे हम ग्रेजुअल कहते हैं। और स्मूथ हमारा अगला वर्ड है। स्मूथ का क्या मतलब होता है, जो बिना किसी प्रॉब्लम या फिर सडन चेंज के आसानी से हो जाए, उसे हम जो है वो स्मूथ कहेंगे। ठीक है, और तीसरा हमारा वर्ड है स्लो। स्लो का मतलब होता है बहुत ही कम स्पीड से होने वाला, जिसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। ठीक है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्लो कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स, जहाँ पर हमने ग्रेजुअल, स्मूथ या फिर स्लो जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मीटिंग केम टू एन एब्रप्ट एंड। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मीटिंग अचानक खत्म हो गई बिना किसी प्रॉपर कंक्लूजन या फिर वार्निंग के। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एब्रप्ट का इसका मतलब ये है कि मीटिंग जो है वो जल्दी खत्म नहीं हुई। जल्दी मतलब कि जल्दी भी खत्म होती तो भाई आखिरी आखिरी के कुछ पॉइंट्स बताए जाते, अच्छे से उसे जैसे एंड किया जाता है तो वो जल्दी मैनर में कर लिया जाता। लेकिन मीटिंग जो है वो एकदम से ही रोक दी गई, आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं की, कुछ नहीं किया, जहाँ पर वो कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वहीं पर रुक गया सब कुछ, तो उसे हम कहते हैं एब्रप्टली एंड करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि एब्रप्ट यानी क्या होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि सारे वर्ड्स कैसे हैं, कहाँ यूज़ करने हैं, किस तरीके से समझना है। आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर जो है वो कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी आसानी से देख सकते हैं और उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।